नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुई है जॉली एलएलबी, जिसमें बताया गया है कि जज साहब इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की तरफ पेपर वेट खींचकर मारने लगते हैं। बट ये तो मूवीज़ की बात है और इस केस में जज साहब गुस्सा हुए थे। बट क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक लॉयर इतने ज़्यादा गुस्सा में हो कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ कुछ खींच के मारने लगे? दोस्तों, ऐसा ही हुआ जब एक लॉयर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवाई की तरफ अपना जूता खींच के मारने की कोशिश की। ऑल्दो उनको रोक लिया गया ये एक्ट करने से पहले। बी.आर. गवाई वॉज अनफेज्ड. He accepted the situation as it is and he has ignored the situation altogether. But आपको क्या लगता है दोस्तों, इस तरह का obstruction in the administration of justice करने की वजह से किसी भी व्यक्ति पे contempt of court लग सकता है या नहीं? ये बात को समझने के लिए सबसे पहले समझने की जरूरत है कि contempt of court होता क्या है और contempt of court कितने प्रकार के होते हैं। एक सिविल contempt of court है और एक criminal contempt of court है। इस वीडियो में we are going to study about the contempt of court, the different types of contempt of court and the constitutional and statutory basis of the contempt of court. So welcome to Shriram's IAS UPSC Prep channel. I am Mayank Bhardwaj taking this video. Let's deep dive in our video. Now, before understanding why such a thing has happened, I would like to tell you about a context, a little context, that a public interest litigation was filed in the Supreme Court, which was called as a publicity interest litigation by the Chief Justice of India. This litigation was about the reinstallation of the Lord Vishnu idol, which was beheaded. Now this idol is found in the Javari temple. Now this temple is situated in Khajuraho Monuments, which is a UNESCO monument. It was built by the Chandela dynasty rulers in 1050 AD. और दोस्तों, ये जो beheading हुई है विष्णु जी की आइडियल की, ये हुई थी मुगल टाइम्स में। तो दोस्तों, इसके रिस्टोरेशन के लिए एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन गई थी और उस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन बोल दिया था और कहा था कि आप अपने भगवान से जाकर पूछिए। एंड ही वाज हेवीली क्रिटिसाइज्ड, ऑल्दो द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेटर सेड दैट ही रिस्पेक्ट्स ऑल द रिलीजन एंड ऑफ कोर्स ही रिस्पेक्ट्स ऑल द रिलीजन। So दोस्तों, this was the context, and because of this comment which was passed by the Chief Justice of India, lawyer was very much angry at him and he tried to throw his shoe towards the Chief Justice of India. कुछ लोग बोल रहे थे he was not trying to throw the shoe, but something of a paper like thing, a paper roll or something. But anyway, doing such a thing to the Chief Justice of India may be counted in the contempt of court, और contempt of court लग सकता है। अब सिविल लगेगा या क्रिमिनल लगेगा ये तो डिसाइड कोर्ट ही करता है, बट इफ यू ऑब्स्ट्रक्ट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपके ऊपर लग सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जानने की जरूरत है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से भी पहले जानने की जरूरत है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी क्यों जरूरी है। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होगा तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएगी। तो मैं सबसे पहले बता दूं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार से अगर जस्टिस को रोका जा रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट किया जा रहा है या कोर्ट की बात नहीं मानी जा रही है, तो कोर्ट के पास ये पावर्स रहती हैं कि वो आपको पनिश कर सकता है। This is in one way the judiciary can exercise its independence. बट जुडिशरी जब अपनी इंडिपेंडेंस को एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बहुत से अलग अलग प्रकार और मायने भी होते हैं। तो दोस्तों, बिफोर वी गो इनटू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड अंडरस्टैंड इट, लेट्स लुक एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ हाउ द judiciary is independent in India. So legislature is not involved in the appointment. अगर आप देखें तो जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट होता है वो कोलिजियम द्वारा किया जाता है। The 4 senior most judges with the Chief Justice of India appoint the judges. The appointment is done by the president, but the advice is given by the collegium and that advice is binding on the president. So in a way, judges appoint judges in India and hence making the judiciary very independent and very strong. फिक्स्ड टेन्योर, देखिए
सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 साल तक और हाई कोर्ट के लिए 62 साल तक जजेस अपनी कुर्सी पर बैठे रहते हैं। उसके पहले इनको रिमूव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अच्छा, रिमूवल प्रोसेस है बट दैट इज वेरी टीडियस, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। ये चीजें हो सकती हैं, इसके अलावा कोई भी दूसरे ग्राउंड पर रिमूवल नहीं हो सकता है। इंपीचमेंट दोस्तों नहीं हो सकता है, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी। साथ ही साथ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट हैज टू पास द रेजोल्यूशन और द मोशन ऑफ रिमूवल बाय 2/3 बाय स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। साथ ही साथ में देखिए फाइनेंशियली दे आर इंडिपेंडेंट, देयर सैलरी एंड अलाउंसेस are not votable in the legislature. It is charged on the consolidated fund of India. तो यहां पर भी इंडिपेंडेंस दिख रही है। At the same time, no discussion of the conduct of judges in the legislature. Conduct of judges in the legislature उसी समय होता है जब उनके रिमूवल का मोशन चल रहा होता है। उससे पहले किसी भी जज का कोई भी कंडक्ट हो कोर्ट रूम के अंदर, that will not be discussed in the judiciary. So दोस्तों, this is how judiciary maintains its independence, and contempt of court is one of the way in which the judiciary maintains its independence. Now we are going to study about what contempt of court is, and it does have some constitutional basis and at the same time the statutory basis. Constitutional basis क्या है? Article 129. Article 129 और Article 215 डिक्लेयर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को टू बी द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के नाते दे कैन पनिश एनीबडी फॉर देयर ओन कंटेम्प्ट। सो आर्टिकल 129 पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को टू पनिश फॉर देयर कंटेम्प्ट, एंड आर्टिकल 215 पावर देता है हाई कोर्ट को टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट। साथ ही साथ दोस्तों एक स्टैट्यूटरी एक्ट भी है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। 1971 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट पास किया गया था। दिस इज द स्टैट्यूटरी बैकिंग which we have when we talk about the contempt of courts. Now, अब देखा जाए तो इसी एक्ट के अंदर अगर आप सेक्शन 2B को देखेंगे, सो सिविल कंटेम्प्ट इज एक्सप्लेन्ड। व्हाट इज सिविल कंटेम्प्ट? साथ ही साथ अगर इसी एक्ट में 1971 के एक्ट में सेक्शन 2C को देखेंगे तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज एक्सप्लेन्ड। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है? विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट। कोई भी जजमेंट दिया, मान लीजिए कोर्ट ने आपको बोला है कि एक राशि आपको किसी दूसरे व्यक्ति को देनी है इस तारीख तक, और आपने वो राशि उस व्यक्ति को नहीं दी, सो दिस इज विलफुली एंड इफ यू हैव डन इट विलफुली। अगर कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जब आप नहीं कर पाए वो चीज, सो इट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, इट कैन बी प्रूव्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बट इफ यू आर विलफुली डिसओबेइंग द डिक्री ऑफ द कोर्ट, द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, द जजमेंट ऑफ द कोर्ट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज सिविल कंटेम्प्ट। और इस सिविल कंटेम्प्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल, प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट ही नहीं, स्टेट के अगेंस्ट भी लग सकता है। आप सोचकर देखिए कि अगर कोई म्युनिसिपैलिटी जो कि इट्स अ वेरी मच पब्लिक अथॉरिटी, उसको बोला गया कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए और वो नहीं रोकते हैं, व्हाट विल हैपन? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग सकता है, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकने का। सो पर्पस क्या है यहां पर? व्हाट इज द बिगर पर्पस? To ensure compliance. At the same time, this is very much remedial in nature. So this is about the civil contempt. अब पढ़ते हैं क्रिमिनल कंटेम्प्ट में। क्रिमिनल कंटेम्प्ट में तीन बड़ी बड़ी चीजें हैं। स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज प्रिजुडाइजिंग द फेयर ट्रायल, एंड तीसरी चीज ऑब्स्ट्रक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो दोस्तों ये तीनों चीजें कैसे होंगी आप देखिए। स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, अगर आप किसी तरह की कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, अगर आप जजेस को you make allegation against the judges which is malicious in nature, so what are you doing? You are scandalizing the court. This can be counted as a criminal contempt of court. Now at the same time prejudicing the free trial, अगर आपने मीडिया ट्रायल कर दिया, मीडिया ट्रायल करके आपने किसी को गिल्टी घोषित कर दिया, कोर्ट में कोई व्यक्ति गिल्टी घोषित नहीं हुआ है बट आपने मीडिया ट्रायल करके उसको गिल्टी घोषित कर दिया, इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। इट इज प्रिजुडाइजिंग अ फेयर ट्रायल, कि फेयर ट्रायल हो रहा है उससे पहले ही किसी व्यक्ति को गिल्टी बना दिया। साथ ही साथ में ऑब्स्ट्रक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, फिजिकल फोर्स लगा के किसी भी तरह से अगर आपने जस्टिस की जो
धारा है उसको रोकने की कोशिश की, देन दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो दोस्तों सिविल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो जुडिशरी को इन वन और द अदर वे इंडिपेंडेंस प्रदान करते हैं। अपने खिलाफ किसी भी प्रकार का अननेसेसरी क्रिटिसिज्म, अननेचुरल क्रिटिसिज्म होता है तो पनिश करने के लिए उनको पावर देते हैं। तो दोस्तों दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट power which is given to the Supreme Court and also to the High Courts. Don't forget, under 215 article, the same power is given to the High Courts also. Under Article 129, it is given to the Supreme Court also. And these things, the civil contempt and the criminal contempt, are explained in the 1971 Act. This is the Contempt of Court Act of 1971. और इसके लिए कुछ punishments भी हैं दोस्तों। 1000 रुपए का फाइन लग सकता है, आपको सजा भी हो सकती है, और सजा और फाइन दोनों भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड द होल idea behind contempt of court. Thank you very much for joining me in this video. And if you have any doubt, you can write to me in the description of this video. You can go to the comment section and write there. So thank you very much for joining me. Have a nice day and Jai Hind.